नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज भी 1100 से ज़्यादा मामले आए हैं और बड़ी बात यह है कि 200 का आंकड़ा जम्मू प्रोविंस ने पार कर लिया और 400 का आंकड़ा, मैं जम्मू जिले की बात कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए, 400 का आंकड़ा श्रीनगर जिले ने पार कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी गंभीर होती है। सरकार ने आज फैसला लिया है कि दरबार मूव फिलहाल नहीं होगा। दरबार मूव को रद्द कर दिया गया है और ये ऑफिसेस जारी रहेंगे, यानी वहाँ भी काम होगा, यहाँ भी काम होगा। दर्शकों, अक्सर ये चर्चा का विषय रहता है कि क्या इस वक्त रेलेवेंस है दरबार मूव का कि नहीं। इस वक्त हम बड़े बड़े दावे करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे ट्रक फाइलों से लदे हुए जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आते हैं 6 महीने के बाद, करोड़ों का खर्च होता है। लेकिन आज इस वक्त जो हालात बने हुए थे, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे थे, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी इसी को आधार बनाते हुए कहा है कि अब इस वक्त दरबार मूव नहीं होगा। दर्शकों, दरबार मूव के साथ साथ 10वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। जो पहले 2 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई हैं वो हो गई हैं, उसके बाद और कोई परीक्षाएं नहीं होगी। उनको 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 12वीं की परीक्षाओं का फैसला 1 महीने बाद दिया जाएगा। यानी लगातार बड़े से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उसकी वजह सिंपल और सिंपल यह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब मामले बढ़ते हैं तो सरकार की दिक्कतें, तकलीफें और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। जैसे हमने कहा कि दरबार मूव के औचित्य, रेलेवेंस को लेकर के अक्सर चर्चाएं चलती रही, तो हमने आज सोचा क्यों ना सियासतदानों से बातचीत की जाए। हमने डोगरा सदर सभा के चीफ गुलचैन सिंह चाड़क, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके जाना। उनका ये कहना था कि अक्सर हम ये कहते हैं कि इस खर्चे को कम किया जाना चाहिए, दोनों तरफ दबाव लगना चाहिए। दोनों तरफ दबाव लगेगा तो दोनों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कश्मीर संभाग के लोगों की दिक्कतें कश्मीर में रहेंगी, जम्मू संभाग के लोगों की दिक्कतें जम्मू संभाग में खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है ये बड़ा ही उचित फैसला है। ये गुलचैन सिंह चाड़क का। देखिए, एक तो डोगरा सदर सभा की तरफ से अभी नहीं, बड़ी देर से हमने ये इशू उठा के रखा है कि ये दरबार मूव की प्रथा जो है 1872 महाराजा रणबीर सिंह के टाइम शुरू हुई थी। आज का और उस ज़माने का बड़ा फ़र्क है। तो दरबार मूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यहाँ करोड़ों रुपया हमारा गर्क होता है, वहाँ पर मैन पावर जो है उनकी जो हालत होती है वो भी सबके सामने है। इस दफ़ा ये डिजिटाइजेशन हुई है, ये जिससे रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने इस तरीके से किया है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब ये रिकॉर्ड पूरा डिजिटाइज हो चुका है, इसलिए अब पूरा रिकॉर्ड जो है इसको हमें ट्रक भर के वहाँ नहीं लेना पड़ेगा। दर्शकों, कविंद्र गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि इस दौर में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, वहाँ पे होटल किराए पे लेने और डिजिटल इंडिया के दौरान हम फाइलों के साथ वहाँ मूव करें, फाइलों के साथ यहाँ मूव करें, ये उचित नहीं है। ये जो फैसला लिया है ये ज़रूर उचित है। वर्षों से इस प्रकार की प्रथा जम्मू कश्मीर में चल रही थी और एक बहुत बड़ा अमाउंट दरबार मूव पर खर्च होता था और उसी बीच में जो 10-10, 15-15 दिन की छुट्टी रहती थी, उसके कारण से भी लोगों का जो काम है
वो ठीक प्रकार से संभव नहीं हो पाता था। एक प्रयास होना चाहिए कि दोनों जगह लोगों को सफ़र ना करना पड़े। ये उस वक्त राजाओं के ज़मानों में गर्मी सर्दी के कारण से इस प्रकार के जो निर्णय लिए जाते थे। मुझे लगता है कि ये दोनों स्थानों पर दोनों जगह लोगों को जो सर्विसेज हैं अवेलेबल रहनी चाहिए। दर्शकों, कुरैशी, एडवोकेट कुरैशी जो फॉर्मर एमएलसी हैं, उनका ये मानना है कि ये सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा है। इस परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कश्मीर और जम्मू के जो कल्चर है उसका आदान प्रदान इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार और कारोबार इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब दरबार कश्मीर में जाता है तो जम्मू के लोग कश्मीर में जाते हैं, वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब दरबार जम्मू में आता है, कश्मीर के लोग यहाँ पर आते हैं। इसका बाज़ार जो है, जम्मू का बाज़ार फ्लोरिश होता है। इस परंपरा को कंटिन्यू करना चाहिए। आज जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है, जिसे सोशल मीडिया में ट्वीट देखा गया, उसमें ये कहा गया है कि दरबार मूव नहीं होगा जम्मू से श्रीनगर, और जो रीज़न दिया गया है वो है कोविड-19 का, कि कोरोना वायरस की महामारी जो है ये फैल रही है। इसका ये रीज़न दिया कि इस वजह से ये दरबार मूव अब की बार नहीं होगा। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे मुल्क के अंदर कोविड-19 के हालात बड़े तेज़ी से फैलाव की तरफ है। तो फिर अगर बड़े तेज़ी से फैलाव की तरफ हैं तो देखिए 6 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। अभी अभी हालिया यहाँ इलेक्शन डीडीसी का हुआ है, चेयरमैन के उसके इलेक्शन हुए हैं। आगे यहाँ ये कह देना कि कोविड-19 की वजह से हमारी फंक्शनिंग जो है वो यहाँ पॉसिबल नहीं, एक जगह से दूसरी जगह, जो रियासत रेस्ट वाली रियासत के उस वक़्त से ये काम चल रहा था जब महाराजा जी के इंडिपेंडेंट रेस्ट वाली रियासत थी, और तब ये दरबार मूव लोगों की सहूलियत के लिए था। आज ये कह देना, एक तरफ बड़ा क्लेम किया जाता था कि पूरी व्यवस्था की जा रही है कोरोना वायरस को लड़ाई के लिए, वैक्सीन भी आ गई, लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लोग लगा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमार हो रहे हैं। गवर्नमेंट के वर्शन में तजाद है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि वैक्सीन से पूरे के पूरे लोग सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे जिन्होंने दोनों डोज ले ली। इसमें कोई शक नहीं कि एहतियात करनी चाहिए, सबको वो वैक्सीन लेनी चाहिए, उसको लगानी चाहिए भी। दर्शकों, हमने चर्चा विक्रम मल्होत्रा से की, अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका ये कहना है कि उचित समय पर लिया गया उचित फैसला है, क्योंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों ही मुख्यालय में ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते लाजमी हो गया था कि दरबार मूव स्थगित किया जाए। देखिए, जिस तरह से ये सरकार द्वारा फैसला लिया गया, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, कि कोविड के चलते जो दरबार मूव है वो डिले किया गया है और ई फाइल्स के रूप में यहाँ से जो डेटा है वो कश्मीर जाएगा। मुझे लगता है ये समय की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। जिस तरह से कोविड स्प्रेड कर रहा है और जो मुलाजिम हमारे जम्मू बेस्ड हैं उनको वैली में जिस तरह से वो एक्सपोज होते कोविड को, और जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल मुनासिब है। और दोनों जगह सेक्रेट फंक्शन रखा जाएगा, जम्मू में भी कश्मीर में भी, और उससे लोगों को सहूलियत रहेगी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पेपर में ना हो, लेटर और स्पिरिट में ये, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा जब दरबार मूव हुआ,
कहने को तो नहीं हुआ, पर तकरीबन सारा जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो कश्मीर चली गई थी और जम्मू में कोविड के दौरान लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है एक फंक्शनल जो है, खाली कागज़ों पे नहीं, रियल मायनों में जो फंक्शनल दफ्तर हैं वो दोनों जगह होने चाहिए। पर जहाँ तक दरबार मूव की प्रथा है, मुझे लगता है उसको कायम रखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने जिनको ये शुरू की थी प्रथा, वो इसलिए भी था कि जम्मू के लोग 6 महीने में कश्मीर आएँ और कश्मीर के लोग जम्मू आएँ, आपस में मेल मिलाप भाईचारा बना रहे। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस भाईचारे की, ताकि दोनों खित्तों के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके इस यूनियन टेरिटरी को ये जिस हालात में पड़ी है उससे बाहर निकाल सके। पर चूंकि आज हम असामान्य स्थिति से गुजर रहे हैं और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है वो सही है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को राहत मिलेगी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और ख़ासकर हमारे मुलाजमों को। दर्शकों, दूसरी ओर डॉक्टर राघव लंगर जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, उन्होंने लखनपुर का दौरा किया। लखनपुर का दौरा करने के बाद उन्हें वहां पर मौका मुआयना देखा। पूरी जांच परखने के बाद उन्होंने पाया कि अभी भी कुछ लोग बिना टेस्टिंग के आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सब लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है या बाहर से। टेस्टिंग होने के बाद ही उनको भेजा जाना चाहिए। इंटरस्टेट टेस्टिंग के लिए उन्होंने ठंडी खुई को चुना है, जहां पहले भी एक सेंटर बना हुआ था। Whatever I speak, it has to be implemented. ठीक है ना, for you। और ये साइन आपको जो टीचर होगा जो दिया है। ये देखिए, आपको पता है दैट यहाँ पे केसेस जो है वो सर्ज हो रहा है। उसमें रेगुलर बुलेटिन भी जारी हो रही है फ्रॉम द यूटी गवर्नमेंट और सख्त हिदायत दी जा रही है सभी को कि सभी कोऑपरेट करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करने में। मास्क सभी लोग डालें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर जहाँ पर क्लस्टर में ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं तो वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनानी पड़ रही है। तो उसी के चलते हम लोगों ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उसमें भी एक सभी लोगों से गुजारिश की गई थी कि ये मिलकर ही हम लोगों को इस पेंडेमिक से फाइट करना है। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी गति से हमारी चल रही है। सभी टारगेट ग्रुप को जो है वो फॉलो अप करके उनको कंप्लीट 2 डोजेज़ की वैक्सीनेशन कराई जा रही है। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन का कहना है कि वो पूरी तरह से परिपक्व है, स्टाफ भी पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। उनके पास इक्विपमेंट भी है, ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है और मैन पावर भी। जम्मू में ऑक्सीजन को लेके और वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को लेके और अभी तक जो हमारे मरीज़ हमारे पास हैं, कुछ लोग सीरियस भी हैं, हमारे कोविड आईसीयू में हैं वो। तो अभी तक हमारी पूरी तैयारी है, काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैं कहूँगी, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड आज की डेट में हमारे पास कोई 600 बेड तैयार है और वेंटिलेटर्स भी काफ़ी हैं और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी 3 टियर है। मतलब पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था 1200 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी वाला, तो उसके बाद एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमने ले लिया जो हम रिफ़िल करवाते हैं और वो हमारे कोविड नॉन कोविड को हाई प्योरिटी 99% प्योरिटी ऑक्सीजन दे रहा है और ये बैकअप किए हुए हैं मल्टीपल मैनीफोल्ड्स के साथ। काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। दर्शकों, इस बाबत डायरेक्टर हेल्थ से बात करना जरूरी था। डॉक्टर रेणु शर्मा, उनसे हमने बातचीत की, आइए देखते हैं।
वेल दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रेणु, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। उनसे जानेंगे। डॉक्टर रेणु, लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डायरेक्टरेट पर पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर जीएमसी पर ना पड़े, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है डायरेक्टर हेल्थ का रहता है। क्या इंतजाम आपने किए हैं? हाँ जी, देखिए ये मिड ऑफ मार्च से जो है हमारे केसेस कोविड के बढ़ना शुरू हो गए हैं और इसके जैसे ही केसेस बढ़ना शुरू हुए हमने इमीडिएटली ऑर्डर्स इशू करे हैं। जो हमारे पुराने कोविड केयर सेंटर्स थे, जो हमने उस वक्त जो पिछले साल जो पीक आई थी अगस्त सितंबर में, उस वक्त जो हमने कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स और जिस तरह से भी जो हमने एक्शंस लिए थे कंटेनमेंट के लिए, तो वो हमने फिर से एक्टिवेट कर दिया और हमने सीएमओस को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो कोविड केयर सेंटर्स को फिर से जो है सेटअप कर लें, और उन्होंने कर भी लिए हैं। कोविड केयर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे एक एक कोविड केयर सेंटर जो है वो उन्होंने सेटअप कर लिया है। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने डायरेक्शंस इशू करी हैं कि कोई भी पेशेंट आए और उसके लिए वो इमीडिएटली प्रिपेयर्ड रहें, और जो भी उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए वो हमने उनसे रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं और उनको हमने सप्लाई भी करी हैं। तो लॉजिस्टिक्स की भी हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। इस रिगार्ड में हमने पूरे जो है वो तैयारी करके रखी हुई है। मगर मैं आपको बता दूं, ये जो कोविड लोड है ज़्यादा जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है, और थोड़ा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में थोड़े केसेस, जैसे कल कोई 40 के करीब केसेस वहाँ पॉजिटिव आए हैं, पर मोस्ट ऑफ देम दे आर वो ट्रैवलर्स हैं जो कि पंजाब से वहाँ स्क्रीनिंग हो रही है और वहाँ से जो आ रहे हैं ट्रकर्स और ट्रैवलर्स, और काफ़ी जो संख्या में जो हैं वो ट्रैवलर्स ही पॉजिटिव आ रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे या जम्मू रेलवे स्टेशन पे। और मगर ऐसा नहीं है कि लोकल्स नहीं आ रहे, लोकल्स भी कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी तो इस वक्त जो गाइडलाइंस हैं होम आइसोलेशन हम उनको कर रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, और जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको हम कोविड हेल्थ सेंटर्स में अपना एडमिट करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे ट्रीट करेंगे। और हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, राजौरी और डोडा, इनमें न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी बन गए हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो सीवियर केसेस होंगे वो कैटेगरी 2 में जिनकी ट्रीटमेंट हो सकती होगी तो वो उसी लेवल पे ट्रीट किए जाएंगे, और जिनको कैटेगरी 1 कोविड केयर सेंटर की में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी उनको ही जम्मू रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि कैटेगरी 1 एक तो हमारा जीएमसी जम्मू और नारायणा हॉस्पिटल हैं। तो कैटेगरी 1 में ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो उन्हीं को रेफ़र किया जाएगा। बाकी ऑक्सीजन सप्लाईज़ की अब इस वक्त एज ऑफ डेट हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। पिछले साल कोविड पीक से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें काफ़ी सप्लीमेंट करा था ऑक्सीजन सप्लाईज़ के रूप में। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी हमें मिले थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भारी तादाद में, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिनसे मैनीफोल्ड ऑक्सीजन सिस्टम भी चलता है, वो सब भी हमें सप्लाई में मिले थे। तो जो भी लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है हमारे पास एज ऑफ डेट लॉजिस्टिक्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। अब जैसे जैसे केस लोड बढ़ता जाएगा हम वैसे वैसे रोज़ इसको रिव्यू किया जाता है। डिविजनल कमिश्नर रोज़ शाम को मीटिंग लेते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर इसको रिव्यू करते रहते हैं, और एलजी सर के लेवल पे भी इसका रिव्यू चल रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस पे नज़र बनाए हुए है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग और अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ अस्पतालों में को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल हमारा था पहले, फिर अब हमने उसको डी नोटिफाई कर दिया है, तो उसको हम री नोटिफाई कर लेंगे अगर वैसी ज़रूरत आई, मगर एज ऑफ टुडे उसकी ज़रूरत हमें नहीं लग रही। डॉक्टर रेणु, एक सवाल ये उठता है, एक डेडिकेशन और दूसरा ये मेंटेलिटी। जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसकी ये हमेशा ही शिकायत रही है कि छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो रेफर कर देते हैं। ये रेफरल मानसिकता को कैसे दूर किया जा सकता है? और इस वक्त पैंडेमिक क्या इस वक्त? नहीं, ये एलिगेशन लगती है बार बार। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो देखने की ज़रूरत रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछला पीक जब आया था किश्तवाड़ और भद्रवाह में भी हमने मॉडरेट केसेस कोविड पॉजिटिव जो हैं विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उनको ट्रीट कराया वहाँ पर। मेडिकल सुपरिटेंडेंट किश्तवाड़ ने और बीएमओ भद्रवाह वहाँ के फिजिशियंस ने वहाँ ट्रीट करा विद हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड रेमडेसिविर। तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट्स में काम नहीं हो रहा। इसी तरह रामबन में भी उन्होंने पेशेंट्स ट्रीट करे हैं, मगर इसका भय बीमारी का उस वक्त इतना था और इसमें लोगों के मन में शंकाएं इतनी थी
कि ये जाहिर सी बात है कि जिसका कोई लव्ड वन जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो ये चाहेगा इसको बेस्ट सेंटर में ट्रीट करें। तो लोगों की तरफ से प्रेशर बहुत रहता है। कई बार तो लोग हॉस्पिटल जाते ही नहीं, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज जम्मू आ जाते हैं। तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि रेफरल नहीं था इतना ज़्यादा। रेफरल पे भी हमने टोटल डाटा और मेंटेन करा हुआ है, हम उनसे डाटा मांगते हैं रेफरल का। और मगर ये है कि राइट टू ट्रीटमेंट सबकी है, राइट टू गुड ट्रीटमेंट वो सबकी इक्वल है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि नहीं जी मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ या हायर सेंटर पे जाना चाहता हूँ, तो कई बार हमारे पेरिफेरी में डॉक्टर्स मजबूर हो जाते हैं और उनको भेजना भी पड़ जाता है। और मोस्टली कई बार लोग खुद ही अपनी गाड़ी लेके आ भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। लेवल 2 मॉडरेट केसेस हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर सकते हैं और करेंगे। जो सीवियर केसेस हैं जिनको कैटेगरी 1 की ज़रूरत है उनको रेफ़र करना ही पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर। लास्ट टाइम डॉक्टर रेणु एक केस आया था, रजौरी से महिला को शिफ्ट किया गया था लेकिन उसकी डिलीवरी रास्ते में ही हो गई थी। कुछ ऐसे इश्यूज, क्या इस बार ऐसे इक्विपमेंट्स या एम्बुलेंसेज या एक्स्ट्रा ड्राइवर्स को तैनात किया गया है? क्योंकि लगातार फैल रहा है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनका ट्रीटमेंट सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल, पूरे डिवीज़न की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनका जो ट्रीटमेंट था सिर्फ एक गांधीनगर हॉस्पिटल था जो कर रहा था। इसी तरह से पूरे डिवीज़न के जो कोविड पॉजिटिव थे उनका डायलिसिस भी सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में हो रहा था। पूरे डिवीज़न के जो बच्चे थे उनका ट्रीटमेंट भी सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में हो रहा था। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड पॉजिटिव को ऑपरेट करने की, सिजेरियन करने की वो फैसिलिटी नहीं थी, कई जगहों पर गायनोकोलॉजिस्ट उतने नहीं थे, क्योंकि आपको पता है फिर इनको आइसोलेशन में भी रखना पड़ता है, हफ्ता ड्यूटी करके फिर हफ्ता आइसोलेशन, वो उस तरह से इनकी ड्यूटीज़ चल रही थी राउंड द क्लॉक। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कोविड केसेस में, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट सी डिजीज़ है। इसमें फिर जो एक्सपोज्ड होते हैं हमारे पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स, उनको हमें ब्रेक भी देना होता है और उनको एक हमने आइसोलेशन भी देना होता है पीरियड बीच में। तो वो इशू था, सब यहाँ सब रेफ़र हो रहे थे गांधीनगर। तो मगर ये मैं आपको बता दूँ कि हमारी स्टेट में 102 और 108 सर्विसेज जो हैं वो काम कर रही हैं, और 108 ने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की हेल्प करी है। और ये जो हमारी 108 हैं इनमें ट्रेंड EMTs होते हैं जो कि डिलीवरी के लिए असिस्ट भी करते हैं, और डिलीवरी अगर गाड़ी में हो जाए तो वो ट्रेंड होते हैं टू मैनेज दैट। तो मगर इस बार अब हमने 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको वो इन केसेस को डील करेंगे। और इसके अलावा MCH हॉस्पिटल जो है वो एक्टिवेट हो गया है न्यू ब्लॉक गांधीनगर में, जो मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो वहाँ पर ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस बार प्रिपेयर्ड बेटर हैं। फिर भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो डिलीवरी रास्ते में हो गई वो उसके लिए मल्टीपल रीजंस होते हैं। कभी पेशेंट लेट आता है या कहीं प्रेसिपिटेट लेबर कईयों में हो जाती है। बट आई कैन प्राउडली से कि पिछले कोविड वेव में 1 साल जो चलती रही, बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू मैनेज ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़ एट गांधीनगर हॉस्पिटल, और कोई ऐसी दुर्घटना या कोई बुरी खबर हमें मिलने को नहीं मिली है जम्मू प्रोविंस में। दिस आई कैन से विद प्राइड। मैं ये पूछना चाहता था कि लास्ट टाइम उधमपुर में डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया था, उनको PPE किट नहीं मिल रही थी। अब क्या वो सारी सप्लाई उपलब्ध है आपके पास? दोबारा ऐसी चीज़ को ना फेस करना पड़े? जी, आपने सही कहा, क्योंकि ये जब स्टार्ट हुई थी डिज़ीज़ तो किसी ने ये इमेजिन नहीं करा था कि ये किस मैग्नीट्यूड की हो जाएगी। और हमारी PPE किट्स का स्टॉक जो हमारे पास रहता था वो मिनिमल होता था, वो H1N1 के लिए होता था। और H1N1 आपको पता है पिछले 1-2 सालों से तो कोई ज़्यादा केसेस देखने को मिले नहीं, तो उसके लिहाज से हमने रखा होता था। सडनली जब इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो इवन सप्लाईज के पास भी PPE किट्स नहीं थी। आपको पता है हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी सप्लाईज होती हैं वो JNK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से आती हैं। हम डायरेक्टली प्रिक्योर नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों को प्रिक्योर करते हैं जिसके लिए वो NOC देते हैं हमें कि हम ये आप कर लीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि JNK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही हमें सप्लाई करती है, उनको भी उस वक्त प्रॉब्लम आई थी। फिर उन्होंने हमें NOC जब दे दिया तो हमने डायरेक्टरेट से प्रिक्योरमेंट्स कराई थी और हमने
हमने सप्लीमेंट करा था, वो थोड़ा सा पीरियड इनिशियली था जब ये प्रॉब्लम फेस की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद इसमें एक्शन लिया और डायरेक्टली HLL से कांटेक्ट करके, और उसके बाद हमें कभी भी PPE किट्स या मास्क या ग्लव्स या किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आई। और आज की डेट में भी JKMSCL जो है वो सप्लाई कर रहा है और हमें कोई शॉर्टेज नहीं है। Dr. Renu, what about the supply of oxygen and about manpower? देखिए, ऑक्सीजन की जहाँ तक बात करें, आपको पता है कोविड मैनेजमेंट में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑक्सीजनेशन, हाई फ्लो, वो भी हाई फ्लो ऑक्सीजन। तो पिछले साल जब ये आ गया था सडनली वेव, तो उस वक़्त पहले तो ये लोग समझ रहे थे, इवन बाहर के कंट्रीज़ में भी आपने देखा पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पे डाल रहे थे। उस वक़्त उनको भी ये समझ नहीं थी कि वेंटिलेटर पे नहीं डालना और खाली हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है। तो उस वक़्त वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको लगा कि वेंटिलेटर्स भी ही ट्रीटमेंट है, एक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही शायद इसकी ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे वेंटिलेटर्स सप्लाई किए गए, और ये जो वेंटिलेटर्स हमें PM केयर की तरफ से मिले, ये हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और CHCs में हमने इंस्टॉल कराए। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी PM केयर की तरफ से मिले, और D टाइप बल्क टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिले। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी फंडिंग करी है फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। अब ये मेडिकल कॉलेज में शॉर्टेज जो देखी गई थी उस वक्त, हालांकि हेल्थ में कोई ख़ास शॉर्टेज नहीं हुई थी, वो वहाँ पर शॉर्टेज देखी गई थी, और अब वो शॉर्टेज ओवरकम कर ली गई है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी है। तो वो उस आस्पेक्ट को कवर कर लिया गया था, उसी दौरान कर लिया गया था, पर अब दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। और जहाँ तक हेल्थ की बात करें, हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का काम चल रहा है, हालांकि कोई भी अभी कमीशन नहीं हुआ है, बट वी एक्सपेक्ट कि दो तीन महीनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एंड कुछ CHCs में जहां वर्कलोड ज़्यादा है, वो हमने DPR बनवाए हुए हैं, सबमिटेड है, AAA भी उनका हो गया हुआ है। वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, वो डिफरेंट एजेंसी से फंडिंग है, कुछ वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, कुछ हेल्थ सेक्टर हमारे सेंट्रल स्टेट के UT के फंडेड हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड हैं। तो वो वेरियस स्टेजेस पे उनका काम चल रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 4-5 मंथ्स वो सब तैयार हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मैनिफोल्ड्स विद D टाइप बल्क सिलेंडर्स, जो कि हमारे पास आज की डेट में सफिशेंट क्वांटिटी में हैं। अब आगे हमने उनको CMOs को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अपने गैप असेसमेंट करें, और अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम सप्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर रेनू, मेरा एक दूसरा सवाल रह गया, व्हाट अबाउट मैन पावर? क्या हमारे पास मैन पावर है? देखिए, मैन पावर तो बात यह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास मैन पावर थी वो तो उतनी ही है। अब मैन पावर बड़ी तो नहीं है सडनली, मगर पिछले साल ये रिटायर्ड लोगों को हायर किया गया था फॉर 1 ईयर, और अभी भी NHM की तरफ से जो है वो CMOs को उन्होंने परमिशन दी है फॉर हायरिंग ऑफ लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज़, FMPHWs। तो वो हायरिंग इस वक्त प्रोसेस चल रही है। तो हायरिंग भी NHM की तरफ से काफ़ी सप्लीमेंट हो रही है, सपोर्ट मिल रही है। उन्होंने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेजेस को हायर करके दिए हैं, हेल्थ में हमने उनको रिक्विजिशन दी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हेल्थ में भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इनकी शॉर्टेज हमें है। और मगर ये है कि मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारी ANMs, जो आशास, जो हमारे FMPHWs, हमारे फार्मासिस्ट, हमारे लैब टेक्नीशियंस, डेंटल टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, ये दिन रात जुटे हुए हैं, और मुझे कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी ने रिजेंटमेंट शो करी हो, क्योंकि आपको पता है वैक्सीनेशन भी चल रही है और उनको कोई ब्रेक नहीं मिल रही। इवन गेस्टेड हॉलीडेज़ को और संडेज़ को भी वैक्सीनेशन चल रही है। सैम्पलिंग डे एंड नाइट हमारी चल रही है, लखनपुर में हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कटरा, रेलवे स्टेशन उधमपुर, और जहाँ भी कोई माइक्रो कंटेनमेंट जोन होती है, फिर वहाँ पे स्वीप सैम्पलिंग होती है। तो इस तरह से बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है चल रही है, अनइमेजिनेबल लेवल पे, अनप्रेसिडेंटेड। हमने कभी नहीं सोचा था इतनी मास वैक्सीनेशन कभी इंडिया में आज तक हुई नहीं थी, और उसको भी सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। तो जो हमारी मैन पावर है, क्यूडोज टू देम आई शुड से, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम।
उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा के बहुत से लोगों की अनफॉर्चुनेट मेरे पैरामेडिक्स की और मेरे 2 डॉक्टर्स की इसमें जान भी गई। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यंग डॉक्टर हमने लूज़ करा बानिहाल में, और उसका मुझे खेद है बहुत। हमने एक लेबॉरेटरी टेक्नीशियन लूज़ करा, हमने इस बीमारी को एक अपना ड्राइवर खो दिया। ये बहुत दुख हमें होता है। एट द सेम टाइम मैं आपके माध्यम से अपने स्टाफ को, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ये बोलती हूँ कि वो जज्बे के साथ और मिशन मोड में और इसको एक धर्म समझ के अपना काम करें, मगर अपनी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखें। सब प्रिकॉशंस जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।